नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुपर 7 पर। मेरा नाम है पुखराज वैष्णव और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, श्वसन तंत्र। क्या है श्वसन तंत्र, क्या श्वसन है, क्या श्वसन तंत्र है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, उनको हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं श्वसन की। किसको बोलते हैं श्वसन? ऐसे नॉर्मली हम सांस लेना छोड़ना, वो दोस्तों इसी का पार्ट है, लेकिन वो एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको क्या है वो सांस लेना छोड़ना। तो श्वसन देखते हैं, श्वसन किसको बोलते हैं। डेफिनेशन इसकी कि कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन करना और ऊर्जा प्राप्त करना, ये ही श्वसन है। कि कोशिकाओं के द्वारा, कोशिका के अंदर ही होता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम, वो आगे पढ़ेंगे हम, जब हम कोशिका पढ़ रहे होंगे ना उसमें पढ़ेंगे, उनके द्वारा विखंडन होता है दोस्तों ये। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन कोशिका के अंदर करना, यही आपका श्वसन है, ठीक है। और एटीपी प्राप्त करना या ऊर्जा प्राप्त करना, एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये प्राप्त करना, इसी को बोलते हैं दोस्तों श्वसन। एक बार वापस, कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन करना और एटीपी प्राप्त करना या एनर्जी प्राप्त करना, क्योंकि कोशिका को एनर्जी चाहिए दोस्तों, और एनर्जी मिलेगी कोशिका को तभी वो कार्य कर पाएगी। वो कार्य करेगी कोशिका अपनी, तो अपने पार्ट्स काम करेंगे, हमारी बॉडी कार्य करेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका श्वसन। श्वसन वैसे दो टाइप का होता है दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होगा ये, और जब ऑक्सीजन नहीं उपस्थित है तब क्या श्वसन नहीं होता है? तब भी दोस्तों श्वसन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं है तब भी श्वसन होता है, ग्लूकोज का विखंडन तब भी होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है, उससे हमें बहुत कम एनर्जी मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो जब ऑक्सीजन नहीं है तो भी ग्लूकोज का विखंडन संभव है, लेकिन विखंडन आंशिक रूप से होता है और बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से अपना श्वसन हो गया दो तरह का, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो गया वो ऑक्सी श्वसन, और जो अनुपस्थिति में हो गया अनोक्सी श्वसन, ठीक है दोस्तों। एरोबिक श्वसन रेस्पायरेशन और अनरोबिक रेस्पायरेशन, मतलब अनोक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन, ठीक है दोस्तों। और श्वसन तंत्र क्यों बोलते हैं इसको? कि मनुष्य के शरीर के बहुत से अंग इस क्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए दोस्तों इसको श्वसन तंत्र बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। रेस्पायरेशन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अनोक्सी श्वसन में क्या हो गया? आपका ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है दोस्तों, लेकिन जहां ऑक्सीजन उपस्थित है तो वहां इसी श्वसन को हम बांटते हैं बाह्य श्वसन में, जो अपनी कोशिकाओं से पहले तक होता है दोस्तों। हमारे सांस के ग्रहण करने से लेकर कोशिका तक ब्लड के द्वारा, ब्लड में कौन लेके जाता है? याद कीजिए, रिमाइंड कीजिए एक बार दोस्तों। ऑक्सीजन कौन लेके जाता है ब्लड में? हीमोग्लोबिन, आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के लेके जाएगा कोशिका के पास में। वहां जिस भी कोशिका को वैसे जरूरत सबको ही होती है, तो उनको सबको दे देगा, और वहां से अनप्योर हो जाएगा वापस ब्लड अपना, और वो अपना फेफड़ों तक आता है हार्ट के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो बाह्य श्वसन वो हो गया कोशिका तक पहुंचने से पहले जो क्रिया हो रही है ऑक्सीजन की, तो वो हो गया आपका बाह्य श्वसन में। और गैसों का एक्सचेंज होगा, इसका पार्ट ही है एरोबिक रेस्पायरेशन का, गैसों का एक्सचेंज या गैसों का परिवहन जो होता है वो ब्लड के द्वारा होता है, और एक्सचेंज होगा वो आपका फेफड़ों में होगा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में होगा आपका आंतरिक श्वसन, ठीक है दोस्तों। ये जो बाह्य श्वसन है उसी में आपका गैसों का एक्सचेंज होगा दोस्तों, और यहाँ पे आपकी जो सांस लेना और छोड़ना, और जो ट्रांसफर होगा आपका गैसों का जो परिवहन होगा वो ब्लड के द्वारा होगा, ठीक है दोस्तों। और आंतरिक श्वसन जो आपकी कोशिका के अंदर होगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। तो इस तरह एक चेन बनती है दोस्तों। कहाँ से? जैसे नासा गोवा से हम ऑक्सीजन को लेते हैं, वैसे सारी गैसें लेते हैं उसमें साथ में ही, ऑक्सीजन अकेला नहीं जाता है, लेकिन उसमें सारी गैसें वायुमंडल से हम ग्रहण करते हैं, तो इसकी एक पूरी सीरीज बन जाती है दोस्तों। तो कभी कभार पूछ लेते हैं कि इनको क्रम वाइज कीजिए, तो उसमें भी आपका ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले अपने नाक में, जिसको नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स, ब्लड, हार्ट एंड सेल्स, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपका कोशिका तक ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ठीक है दोस्तों। एक बार रिपीट कीजिए वापस। नोस्ट्रिल हो गया, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स, ब्लड, हार्ट एंड सेल्स, ठीक है दोस्तों। ये बताऊंगा आगे आपका क्या क्या है, ये आगे सारा कुछ इनके ये पार्ट्स हैं दोस्तों, जो हम श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं, यहाँ तक आपके लंग्स तक,
ठीक है। उसके बाद में ये ब्लड के द्वारा, ब्लड से फिर ब्लड आपका फेफड़ों से फिर ब्लड में आ जाएगा, ब्लड जाएगा आपके हार्ट में, हार्ट पंप करेगा और कोशिका के पास में पहुंच जाएगा आपका ऑक्सीजन, और फिर होगी अपनी श्वसन क्रिया चालू। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह कोशिका से बाहर जितनी भी क्रिया होती है, सांस ग्रहण करने की, छोड़ने की, ये सारी क्रियाएं है ना, वो सारी आपके आ गई बाह्य श्वसन में। ठीक है दोस्तों। और इस बाह्य श्वसन में ही गैसों का परिवहन, जो कि लंग्स से सेल तक, ये लंग्स हो गया आपका ब्लड में, और ब्लड से हार्ट में, हार्ट से सेल में, ये मतलब ये वाला पार्ट पूरा, ये भी आपका गैसों का परिवहन में आता है। ठीक है दोस्तों। पहला वाला हो गया जो कोशिका से बाहर जितना भी श्वसन हो रहा है उसको बाह्य श्वसन में बोलते हैं, और गैसों का परिवहन भी इसी में सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों। तो अब ऑक्सीजन कोशिका के अंदर पहुंच गया, और उसके बाद में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा ग्लूकोज का विखंडन, और हमें प्राप्त होगी एनर्जी, एटीपी का निर्माण होगा, एटीपी प्राप्त होगा अपने को, और उसी को बोलते हैं हम आंतरिक शोषण। ठीक है दोस्तों। बाह्य श्वसन के दो पार्ट हो गए दोस्तों, एक आपका श्वासोच्छ्वास जिसको ब्रीथिंग बोलते हैं हम, और एक हो गया गैसों का एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का विनिमय। ठीक है दोस्तों। बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन को श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। इसे पुनः दो पार्टों में बांटते हैं, जिसको हम सांस लेना और सांस छोड़ना बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो श्वासोच्छ्वास जिसको ब्रीथिंग बोलते हैं, ये ब्रीथिंग दो पार्ट में है दोस्तों। इसको निश्वास और उच्छ्वास, मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बोलते हैं दोस्तों। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इनहेल और एक्सहेल जिसको बोलते हैं ना हम। इनहेल बोलते हैं जिसको निःश्वासन, और जो एक्सहेल करते हैं उसको उच्छ्वास बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या क्या आ गया दोस्तों, दो पार्ट हो गए इसके एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के। पहला हो गया आपका ब्रीदिंग, और दूसरा हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है दोस्तों। तो ब्रीदिंग के दो पार्ट हो गए आपके, एक बार सांस लेना इंस्पिरेशन, और सांस छोड़ना एक्सपिरेशन। ठीक है दोस्तों। या आप इसको बोलते हैं इनहेल और एक्सहेल। ठीक है दोस्तों। तो ब्रीथिंग में अपने वायुमंडल से गैसों को लेना और छोड़ना, ये सम्मिलित है, उसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये गैसें जितनी भी है वायुमंडल में उपस्थित, वो सारी जाती है अपने साथ में। पढ़ेंगे ये क्रिया कैसे होती है। ये फेफड़ों में जो आपका डायफ्राम होता है, वो नीचे ऊपर होने पे वहां उसके कारण होता है दोस्तों। तो गैसों को लेना, ग्रहण करना मतलब, तो उसको इंस्पायरेशन, और गैसों को छोड़ना, ये हो गया आपका एक्सपायरेशन। ठीक है दोस्तों। और गैसों का एक्सचेंज होता क्या ना दोस्तों, अपने फेफड़ों में कूपिकाएं जिनको बोलते हैं, कूपिकाएं होती हैं जिनको एल्वोलाई भी बोलते हैं। कूपिकाएं होता क्या, जैसे गुब्बारा होता है ना दोस्तों, ये देखिए चित्र बनाया मैंने, थोड़ा सा मेहनत की है वैसे। तो ये छोटे छोटे जो गुब्बारे वाले, ये जो दिख रही है ना दोस्तों आपको, ये छोटे छोटे ये चीजें, ये सारी आपकी होगी एल्वोलाई। ठीक है दोस्तों। एक और समझा ही देता हूं इसमें आपको थोड़ा सा, पार्ट्स कौन कौन से हैं लेरिंग्स। दोस्तों ये हो गया अपना नाक, तो इसी को बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। ये आपका नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स हो गया। उसके बाद में आपका हो गया फेरिंग्स, ये वाला पार्ट है ना दोस्तों, ये वाला, ये पूरा, ये हो गया आपका फेरिंग्स। ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका लेरिंग्स या स्वर यंत्र जिसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में ये वाली पूरी, ये नलियां, ये हो गई आपकी ट्रेकिया। उसके बाद में ये पूरा लंग्स हो गया आपका फेफड़ा, ये, और उसी में ये है दोस्तों एल्वोलाई। ठीक है दोस्तों। ये आपका नीचे वाला डायफ्राम हो गया। ठीक है दोस्तों। और ये इसके चारों तरफ ये होगी झिल्ली आपकी इसकी,
जो पढ़ेंगे आगे कौन सी झिल्ली होती है, प्लूरा करके बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये डायफ्राम हो गया आपका और ये आपकी झिल्ली हो गई। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो ये जो कूपिकाएं हैं या जो एल्वोलाई है ये लगभग 300 मिलियन, ठीक है दोस्तों, 300 मिलियन, मिलियन में होते हैं 10 लाख। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके 300 मिलियन एल्वोलाई होती है जो फेफड़ों में होती है। इनके द्वारा आपकी गैसों का एक्सचेंज होता है, किसमें, ब्लड में दोस्तों। ठीक है, जो गैस आपकी फेफड़ों में उपस्थित है वो एल्वोलाई में जाएगी और एल्वोलाई में, जिसको आपकी एल्वोलाई को फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, एल्वोलाई को फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई भी बोलते हैं। इसी में गैसों का एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन को लेना तथा छोड़ना होता है दोस्तों। ऑक्सीजन को लेगा ये एल्वोलाई से ब्लड में और ब्लड एल्वोलाई को वापस CO2 देगा, जो भी आपकी ब्लड से हार्ट में आती है, हार्ट पंप करके उसको फेफड़ों के पास भेजता है दोस्तों। जो कल पढ़ा था हमने ह्यूमन हार्ट, तो हार्ट पंप करके जो आपका पल्मोनरी जो हमने पढ़ी थी फुफ्फुस धमनी से आपका ब्लड आया था फेफड़ों में, तो फेफड़ों में यहाँ पे ही आपका वो एक्सचेंज हो रहा है दोस्तों, और उसमें ऑक्सीजन मिल रहा है। ऑक्सीजन मिलने पे वो शुद्ध हो रहा है, वापस पल्मोनरी जो आपकी सीरा है उससे वापस ब्लड आपका जा रहा है कहाँ पे, हार्ट में। तो यही है दोस्तों वो चेन कल वाली। तो आज उसी को अगर थोड़ा बहुत उसको देख लेना, अगर नहीं देखा तो उसको देख लेना, उसके बाद में आराम से इजीली समझ में आ जाएगा ये कि ब्लड कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। पल्मोनरी आर्टरी से आपका ब्लड आता है फेफड़ों में और फेफड़ों से एक्सचेंज होता है एल्वोलाई के थ्रू। ठीक है दोस्तों, कोशिका जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन करती है तो CO2 का निर्माण करती है। ये ब्लड द्वारा लंग्स तक लाई जाती है और एल्वोलाई में इनका ऑक्सीजन ग्रहण कर लेती है और वापस एक्सचेंज हो जाता है इस तरह से दोस्तों। ठीक है, तो गैसों का एक्सचेंज हो गया। अब अनऑक्सीशोषण और ऑक्सीशोषण क्या है। अनऑक्सीशोषण कौन कौन सा है, ये तो ऑक्सीशोषण था कि जिसमें ऑक्सीजन आपका उपस्थित हो और वो कैसे आप ग्रहण करके उसको एक्सचेंज करके ब्लड में कैसे डालोगे, ब्लड के बाद में ये आपके ब्लड के थ्रू आपके कोशिका तक जाएगा, कोशिका उसको यूज करेगी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होगा और ये विखंडन ये विखंडन होने के पास में कोशिका को मिलेगी एनर्जी। ठीक है दोस्तों, कोशिका करेगी कार्य अपना, जैसे शरीर को बढ़ाना करना, जो भी कार्य करना है। ठीक है, अब अनऑक्सीशोषण क्या है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है दोस्तों। ये पहली बात तो कि ऑक्सीजन नहीं होता है इसमें। तो जैसे सामान्य जीवाणु में होता है, बीजों में होता है, फल पत्तियों में होता है, फल भित्तियों में होता है, शरीर के जो आंतरिक कोशिकाएं है ना उनमें भी ये क्रिया होती है। ये चीज ध्यान रखना, शरीर की आंतरिक कोशिकाओं में अनऑक्सीशोषण होता है दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है वैसे कि आम को कच्चा तोड़कर घर ले आते हैं और कुछ दिनों बाद में वह अपने आप पक जाता है। क्यों पक जाता है दोस्तों, जबकि वो तो पेड़ से टूट गया है। अब उसका तो कोई भी क्रिया नहीं होनी चाहिए, वो तो जैसा है वैसे ही पड़ा रहना चाहिए, लेकिन वो धीरे धीरे पक जाता है। अगर आपने देखा होगा तो धीरे धीरे आम आपका पीला होने लग जाता है, क्योंकि वो उस टाइम में भी ऑक्सीजन ये शोषण की क्रिया कर रहा होता है दोस्तों। तो ये आम की अनोक्सी क्रिया हो गई, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो शोषण क्रिया कर रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे आलू से अंकुर निकलना, ये भी एक अनोक्सी शोषण का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, एक चीज लिखी हुई है इंपॉर्टेंट कि लैक्टिक अम्ल से थकान हो जाती है और ये एक अस्थायी दर्द का कारण बनती है दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और यूरिक अम्ल है उससे स्थायी थकान, मतलब दर्द होता है, जिससे अर्थराइटिस या गठिया नामक रोग बोलते हैं ना, जिसको रोग भी हमारे साथ साथ में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो लैक्टिक अम्ल से थकान हो जाती है और जिससे अस्थायी दर्द होता है, दर्द का कारण बनता है। और जब ये धीरे धीरे लैक्टिक अम्ल यूरिक अम्ल में जब चेंज होने लगता है धीरे धीरे, तो फिर आपका स्थायी दर्द का कारण बन जाता है और अर्थराइटिस या गठिया नामक रोग हो जाता है दोस्तों। अनऑक्सीशोषण से क्या है ना, एथिल अल्कोहल तथा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इसलिए ये लिखा हुआ है वहां पे कि अनऑक्सीशोषण से ही एथिल अल्कोहल, जिसको रासायनिक ये लिख लीजिए C3H6O3। ठीक है, एथिल अल्कोहल का लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला है दोस्तों ये लैक्टिक अम्ल का। तो एथिल अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल इन दोनों का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल ऐसा है जिससे अस्थायी
दर्द का कारण बनता है। कभी कभार होता है ना, हाथों में पैरों में दर्द होने लगता है, जैसे पैरों में मोस्टली होता क्या ना, वहाँ पे अनोक्सी शोषण होने लगता है। हम जैसे काफ़ी देर से बैठे हुए हैं तो इसलिए वो अस्थायी दर्द होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता वहाँ शरीर की कोशिकाओं तक, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दर्द करने लगती है। किण्वन की क्रिया में भी जीवाणु अनोक्सी शोषण से ही उसमें अनोक्सी शोषण की क्रिया करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीशोषण में क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो जैसे ग्लूकोज, ऑक्सीजन की उपस्थिति, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ये ऊर्जा, ये हो रही है पैदा ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न हो रही है ये क्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऑक्सीसोम ये क्रिया करता है। ऑक्सीसोम वो पढ़ेंगे दोस्तों जब हम कोशिका वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। ये संरचनाएं हैं कोशिका में जो पाई जाती है। तो ये ऑक्सीशोषण आपका किस में होता है, ये क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और ग्लूकोज का विखंडन होता है, और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। जबकि अनोक्सीशोषण में क्या होता है दोस्तों, अनोक्सीशोषण में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीशोषण वैसे दोस्तों साइटोप्लाज्म में भी संपन्न होता है। ये जब हम कोशिका पढ़ेंगे उसमें सारा कुछ बताऊंगा मैं, सारा कुछ है उसमें। साइटोप्लाज्म में भी संपन्न होती है ये ऑक्सीशोषण की क्रिया, वो भी अल्प मात्रा में होती है दोस्तों, जबकि अधिकतम मात्रा आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, वो भी ऑक्सीसोम की हेल्प से। अब बाह्य शोषण क्या है, कोशिकाओं के, जैसे पहले भी बताया हूं कि कोशिका से बाहर होने वाले शोषण को ही बाह्य शोषण कहते हैं। ठीक है, और इसमें शरीर के बहुत सारे अंग भाग लेते हैं दोस्तों, जैसे बताया था नोस्ट्रिल्स हो गया आपका, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, और इसके साथ में ये है दोस्तों, आगे बता देता हूँ थोड़ा सा इसी को। ये शाखाएं हैं दोस्तों, ये देखो, ये बड़ी वाली शाखा तो ये हो गई ब्रोनकाई, और ये ब्रोनकियस। ठीक है दोस्तों, ये छोटे छोटे पार्ट है ना, तो ये शाखाएं हो गई, ये उपशाखाएं हो गई, ये शाखा हो गई इसकी, ये उपशाखा। उसके बाद में होगी दोस्तों आपकी एल्वोलाई, और उसके बाद में आपकी डायफ्राम। तो इसका ध्यान में रखना दोस्तों, ये संरचनात्मक और क्रियात्मक कूपिकाएं जिनको बोलते हैं, हिंदी में अगर नाम आ जाए। एल्वोलाई वैसे इजी रहेगा आपके लिए याद करना, लेकिन कूपिकाएं लिख देता हूं। ये आपकी फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई है। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप समझ में आया होगा वीडियो अभी तक। तो इसके बाद में ये सारे पार्ट्स हैं, इनको एक्सप्लेन करेंगे, और कैसे शोषण हम क्रिया करते हैं, कैसे एक्सचेंज होता है गैसों का, ये सारा कुछ पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अभी तक ये जितने भी है ना पार्ट्स, ये एक बार नाम इनको 3-4 बार रिपीट कीजिए दोस्तों, इजीली याद हो जाएंगे आपको। और मेरे हिसाब से इंग्लिश में याद कीजिए, क्योंकि हिंदी में याद करना आपके लिए थोड़ा और डिफिकल्ट होगा। तो जब समझ में आया हो वीडियो तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।